आरबीआई एक्ट 1934 ऑब्जेक्टिव 7 ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। सबसे पहला क्या बता रखा है कि इशू ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखता है इससे, क्योंकि आरबीआई इशू करती है बैंक नोट्स को तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहता है इन दी करेंसी सिस्टम। एंड सेकेंडली, ये सोल इशूअर होती है करेंसी की आरबीआई जो है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी सारे नोट्स कौन इशू करता है? ये इशू करती है, नोट्स और कॉइन्स। ठीक है, बस 1 रुपये के कॉइन्स और नोट्स आरबीआई नहीं इशू करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, मेंटेन करती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी और इंश्योर करेगी कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब इसके अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। थर्ड क्या है, ऑपरेट करती है द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम जो भी है इन द कंट्री, उसको ऑपरेट कौन करेगा? आरबीआई करेगी। इंश्योर करेगी कि एडिकेट अवेलेबिलिटी रहे क्रेडिट की, इंश्योर एडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एंड सेकेंडली रेगुलेट फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी मेंटेन करेगी और ये इंश्योर करेगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो स्टेबलाइज करेगी द वैल्यू ऑफ रुपी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। स्टेबलाइज सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, एक पॉइंट हमने पढ़ा है, और इससे ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा है मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी में आप क्या लिखोगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। ठीक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स था उनके द्वारा। बट सिक्योर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी इन इंडिया में क्या लिखोगे आप? स्टेबल करेगी द वैल्यू ऑफ रुपी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, डेवलप अ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अदर जो डिजिटल पेमेंट में सिस्टम्स हैं उनको, उनके डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी ताकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके। तो डेवलप अ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, नाउ 6 पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उनकी, वो किसकी कस्टडी में रहेंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमा जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 1999, उसके अंडर आरबीआई के पास आती है, तो वो कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। लास्टली पॉइंट नंबर 7, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, यहाँ पे ये इसका क्या काम है? ये जो आरबीआई है ये बैंकर टू गवर्नमेंट है, तो इसका काम है कि ये डेट पेमेंट एंड रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक डेट्स होंगे, पेमेंट्स या रिसीट्स ऑफ उनके बिहाफ पे करने होंगे, वो आरबीआई करेगी। ठीक है, ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बैंक क्या होता है 2A में बताया है, तो रिजर्व बैंक होता है इस एक्ट के अंदर। बैंक अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब बैंकिंग क्या होता है 2B में बता रखा है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो आप मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड विच इज़ रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। ठीक है, 2C में बता रखा है शेड्यूल्ड बैंक, तो आरबीआई के शेड्यूल 2 में जो लिस्ट ऑफ बैंक्स है वो शेड्यूल्ड बैंक पे है। 2E में बता रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज़ क्रिएटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिक्योरिटी जो कि क्रिएट और इशू की जाती है बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2E में। रिजर्व बैंक क्या होता है 2G में बता रखा है, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट 2H में बता रखा है, तो रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो की फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहला इसका एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर दिस एक्ट। कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, नेशनलाइज्ड इन 1949। ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एक MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इंसर्ट की गई है बाय फाइनेंस एक्ट 2016। ठीक है, अब ये कौन से सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 45ZB टू 45ZL। ठीक है, यहाँ पे MPC क्या करती है? डिसाइड करती है रेपो रेट एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ठीक है, रेपो रेट और जो दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं उनको डिसाइड करती है MPC। ठीक है, देन इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। MPC में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 तो आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इशू ऑफ बैंक नोट्स, जो कि हमें चैप्टर 3 सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स पता चलेगा। तो इशू ऑफ बैंक नोट्स में क्या है? आरबीआई एक सोल जो इशूअर होती है, तो इसके पास सोल राइट होता है इशू करने का करेंसी, एक्सेप्ट 1 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, नोट्स आर बैक्ड बाय द एसेट्स इन द इशू डिपार्टमेंट। तो ऐसा तो है नहीं जितने नोट्स करना चाहे उतने नोट्स इशू कर सकती है, वो जो नोट्स होंगे दे आर बैक्ड बाय द एसेट्स। कुछ एसेट्स के सबमिट होने के बाद ये, तो नोट्स आर बैक्ड बाय द एसेट्स इन द इशू डिपार्टमेंट बेसिकली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आरबीआई एज बैंकर टू गवर्नमेंट। सेक्शन 20 और 21 बताता है कि आरबीआई मैनेज करती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक डेट्स, पब्लिक अकाउंट्स और पे जो भी रिसीट्स या पेमेंट्स करने होते हैं वो सब, तो ये बैंकर टू गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेक्शन 20 और 21 को डिटेल में देखेंगे बाद में।
देन RBI बैंकर्स बैंक होती है RBI, 42 में बता रखा है, ये मेंटेन करती है CRR जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, ये जो RBI है ये मेंटेन करती है लिक्विडिटी इन दी बैंकिंग सिस्टम। CRR मेंटेन करती है, इसलिए बैंकर्स बैंक होती है, सेक्शन 42 में बता रखा है, और ये रेगुलेट करती है लिक्विडिटी इन दी बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज कंट्रोल ओवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFCs का ऊपर कौन कंट्रोल करता है? RBI कंट्रोल करती है, ये बता रखा है सेक्शन 45I का I से लेके 45ZX तक, ठीक है, चैप्टर 3B में। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिट्स, कैपिटल एडिकेसी एंड फंक्शनिंग ऑफ NBFCs बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो FEMA 1999 में RBI मैनेज करती है फॉरेक्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया। एंड लास्टली पीनल प्रोविजंस दे रखे हैं, पीनल प्रोविजंस में वॉयलेशन अगर कर दिया RBI के डायरेक्शंस का, तो या फिर नॉन कंप्लायंस कर दिया जो डायरेक्शंस लेट डाउन है, तो वो चीज़ क्या होगी? पीनलाइज होगी। नाउ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि फाइनेंस एक्ट 2015 से 2023 तक आए हैं। फाइनेंस एक्ट 2016 मेजर रिफॉर्म था, यहाँ पे इंसर्ट किया गया था चैप्टर 3F सेक्शन 45Z से लेके 45ZO तक। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बताया गया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी इसी में आई थी, फाइनेंस एक्ट 2016 का जो अमेंडमेंट था मेजर रिफॉर्म था इसलिए, ठीक है। देन तो फाइनेंस एक्ट 2018 जो है वो एम्पावर्ड RBI टू रेगुलेट NBFCs मोर स्ट्रिंजेंटली। जो NBFCs होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ स्ट्रिंजेंटली एम्पावर मतलब रेगुलेट करने की पावर कौन देता है? फाइनेंस एक्ट 2018। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर अगेंस्ट द फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2019 में बताया गया एनहांस्ड पावर फॉर RBI टू सुपरसीड बोर्ड्स ऑफ NBFCs इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैसे फाइनेंस एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट था वहाँ पे RBI को एनहांस्ड पावर्स मिल गई थी कि वो सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड्स ऑफ NBFCs इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ NBFC के डिसीजन को। फाइनेंस एक्ट 2021 में बताया गया कि RBI ऑथराइज है टू रेगुलेट और डिजिटल लैंडिंग भी अलाउड है, RBI ऑथराइज कर सकती है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। फाइनेंस एक्ट 2023 में इंट्रोड्यूस कर दिया रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी वाया द RBI बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। क्या बोला गया? 2023 में जो फाइनेंस एक्ट आया उससे RBI को उसने इंट्रोड्यूस किया कि आप अब RBI रेगुलेट कर सकती है डिजिटल करेंसी, जो कि कैसे किससे बैक की जाएगी? RBI बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, RBI बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ लीगल ये क्या बोलता है? लीगल बैकिंग फॉर द डिजिटल रुपी, रुपीज़ जो होते हैं उनके लिए लीगल बैकिंग के बारे में बता रखा है डिजिटल रुपी का, लॉन्च बाय द RBI एंड ऑल्सो एनेबल्ड द RBI टू कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉर CBDC फॉर होलसेल एंड रिटेल यूज। लास्टली लीडिंग केसेस, तो इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस है RBI वर्सेस POLS जनरल फाइनेंस 1987 का, जहाँ पे RBI ने हेल्ड किया RBI इज दी सोल, जहाँ पे हेल्ड हुआ कि RBI जो है वो सोल रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है। एंड नेक्स्ट इज जयंती बाल रतनचंद वर्सेस RBI 1996 का केस है, जहाँ पे RBI के डायरेक्शंस जो थे वो बाइंडिंग होंगे एंड स्टैट्यूटरी फोर्स होगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस क्या है RBI एक्ट 1934 के, ठीक है। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में आप सबसे पहले बताओगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो परफॉर्म करती है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है, अंडर द एक्ट RBI 1934 सॉरी, एंड मेकिंग द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ी एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया में? RBI 1934। These functions are vital for ensuring financial and monetary stability in the country. ये जो फंक्शंस है ये नेसेसरी हैं ताकि फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में मेंटेन रहे, ठीक है। तो RBI क्या पढ़ा अभी तक? RBI जो है वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस प्रोवाइड मतलब क्या बोलते हैं परफॉर्म करती है अंडर द एक्ट RBI एक्ट 1934 एंड यहाँ पे जो फंक्शंस है ये वाइटल है फॉर इंश्योरिंग द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन कंट्री। अब इसका पहला फंक्शन है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, सेक्शन 22 से 27 चैप्टर 3 में बता रखा है। तो RBI सोल राइट रखती है इशू करने का करेंसी इन इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नोट्स आर इशूड फ्रॉम द इशू डिपार्टमेंट नोट्स इशू करता है और वो नोट्स इशू बैक्ड अप होते हैं बाय एसेट्स लाइक गोल्ड, सिक्योरिटीज, बुलियंस, ठीक है। एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, ट्रस्ट एंड कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। ये क्या होता है?
पहली चीज़ कि क्योंकि आरबीआई इशू कर रही है तो पब्लिक जो कॉन्फिडेंस होता है वो मेंटेन रहता है, और दूसरा बैक बाय एसेट्स होता है, तो इसी वजह से ये क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी, ट्रस्ट एंड कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, आरबीआई विड्रॉ कर सकती है सीरीज और डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एज पर सेक्शन 26 क्लॉज 2, ठीक है। सिंपल चीज़ है, वो इशू कर सकती है तो वो डिनोमिनेशन भी कर सकती है, विड्रॉल भी कर सकती है उन करेंसी का, ठीक है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन 45Z से लेके 45ZO, चैप्टर 3F इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस। तो आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई बाय रेगुलेटिंग। आरबीआई कैसे मेंटेन करती है, कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, ठीक है, और कैसे मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट करती है, इन 4 चीज़ों से। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डिसीजंस टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC डिसीजंस लेती है। 4 चीज़ें क्या पड़ी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन CRR, SLR, ठीक है। अब यहाँ पे एम क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ करना, ठीक है। सेक्शन 45ZB में बता रखा है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ सेक्शन 20 और 21 में बता रखा है, आरबीआई जो है वो बैंकर, एजेंट एंड डेट मैनेजर होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्या होती है, बैंकर, एजेंट एंड डेट मैनेजर फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड करती है, ये मेंटेन करती है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, इशू करती है एंड मैनेज करती है पब्लिक डेट्स को, एंड तीसरा मेक पेमेंट्स ऑन और एंड रिसीट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। पहला मेंटेन करेगी गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। अब थर्ड पॉइंट वेरी रेलेवेंट कि अगर मेंटेन करेगी अकाउंट्स तो पेमेंट ऑफ जो पेमेंट्स या रिसीट्स जो भी होते हैं वो भी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यही करेगी, एंड तीसरा पब्लिक डेट को इशू और मैनेज करेगी, ठीक है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब मैनेज्ड अंडर फेमा 1999। अब फेमा 1999 के अंडर क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं वो आरबीआई के पास पावर होती है, ठीक है, कि वो फॉरेन कस्टोडियन होगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। मैनेजेस इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स एंड मेंटेन्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फॉर इंडिया के फॉरेक्स जो रिजर्व्स होते हैं मैनेज करेगी, और जो फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, उनको मेंटेन करेगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेंटेन एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। इंटरनल एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करेगी ताकि एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए। Facilitate smooth international trade and balance of payment stability. Bankers, bank and leader of last resort. क्या है, बैंकर्स बैंक है और लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 42 कैश रिजर्व्स ऑफ शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स के CRR को जो कौन मेंटेन करेगा, ऊपर पढ़ के आए हैं, आरबीआई के साथ रहेगा वो, ठीक है। तो आरबीआई मेंटेन करती है वो अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, एंड यहाँ पे जो बैंक है वो वो है ना पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स और CRR रखती है, जो भी बैंक्स है ना, सॉरी, वो अपने CRR को डिपॉजिट करेंगे आरबीआई में, यही लिखा है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस और लिक्विडिटी क्रंच आरबीआई प्रोवाइड कर देगी इमरजेंसी फंडिंग। तो इमरजेंसी के टाइम पे, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, या फिर लिक्विडिटी क्रंच के टाइम पे आरबीआई ही इमरजेंसी फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है बैंकर्स बैंक एंड लीडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। इंश्योर करती है लिक्विडिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, कि आरबीआई है, ये कॉन्फिडेंस आरबीआई के ऊपर हमें कहाँ से आता है, यहीं से आता है, सेक्शन 42, कि ये लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, चैप्टर 3B सेक्शन 45A से Z, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, आरबीआई रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है बैंक्स को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट इज NBFC, सुपरवाइज और रेगुलेट करेगी NBFC को अंडर आरबीआई एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स, पार्शियली उनके ऊपर भी लुक आफ्टर करेगी, तो उनको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करेगी। नाउ इशू करती है लाइसेंसेज, सेट प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड कंडक्ट एंड इंस्पेक्शंस, ठीक है। 3 चीज़ें क्या इशू, एक तो इशू करेगी लाइसेंस टू बैंक्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स सेट करेगी एंड कंडक्ट करेगी इंस्पेक्शंस, ठीक है। नाउ इंश्योर करेगी साउंडनेस एंड सॉल्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल एंड प्रमोशनल रोल, आरबीआई सपोर्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, MSME, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो ये तीनों चीज़ें हैं आरबीआई इनको सपोर्ट करेगी, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं ये, ठीक है। प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट्स, UPI एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज आरबीआई सेटअप इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, SIDBI, ठीक है। 8th पॉइंट इज
डिजिटल करेंसी मैनेजमेंट कौन करेगा? आरबीआई करेगी, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 एंड 2023। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी जो है वो इशू करेगी, ठीक है, एंड इसके बैकिंग जो रहेगी वो भी रखेगी, ठीक है। डिजिटल रूपी ई रुपीज़ जो होंगे इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज रेगुलेटेड लीगल टेंडर। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन, सेक्शन 53-54 में बताया गया है डेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन। तो आरबीआई कलेक्ट करेगी, कंप्लाइज करेगी एंड पब्लिश करेगी बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिट एंड मॉनेटरी डेटा, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेट डेटा। तीनों डेटा जो होंगे बैंकिंग के स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिट एंड मॉनेटरी डेटा एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड डेट डेटा, उनको कलेक्ट करेगी, कंप्लाई करेगी एंड पब्लिश करेगी आरबीआई, ठीक है। सपोर्ट करती है गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ओम्बड्समैन रोल से 10th पॉइंट क्या है? आरबीआई क्या है? एज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी है फॉर कस्टमर्स, तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन मेंटेन करेगी, ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी की तरह एक्ट करती है। तो ओम्बड्समैन स्कीम फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड डिजिटल लेंडर्स, ठीक है। हमने पढ़ा शॉर्ट चार्ट एंड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है? सबसे पहला ये इशू करेगी बैंकिंग नोट, इशू करेगी करेंसी, इशू करेगी सेक्शन 22 से 27 में। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा हमने 45ZB से ZO तक, एमपीसी के बारे में पढ़ा। देन बैंकर टू गवर्नमेंट होती है 20 और 21 में पढ़ा। बैंकर टू गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी करना होगा स्टेट और सेंटर की पब्लिक डेट को या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट्स एंड जो भी करना है वो सब यही करेगी आरबीआई। देन बैंकर्स बैंक एंड सीआरआर सेक्शन 42 में पढ़ा, लीडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। नेक्स्ट इज रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसीज, देन नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, डेवलपमेंटल रोल, डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स। नाउ विल डू भवानी पोरे बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस गौरी शंकर शर्मा AIR 1950। साइटेशन क्या है इसकी? 1950 की है। भवानी पोरे बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस गौरी शंकर शर्मा, इसमें बेंच थी जस्टिस सप्रू की, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स क्या थे इसके? गौरी शंकर शर्मा जो थी उन्होंने डिपॉजिट किया था सम ऑफ मनी इन भवानी पोरे बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लेटर आरबीआई ने डायरेक्ट किया द बैंक टू सीज इट्स ऑपरेशन, आरबीआई ने डायरेक्ट किया कि बैंक जो है ये जो भी भवानी पोरे बैंकिंग ऑपरेशन है इसको बंद किया जाए, सीज टू ऑपरेशंस, ठीक है, सीज इट्स ऑपरेशंस ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अंडर द पावर्स ग्रांटेड बाय द आरबीआई एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। नेक्स्ट इज द डिपॉजिटर सॉट टू रिकवर हिज डिपॉजिट इमीडिएटली, जो डिपॉजिटर है उन्होंने आरबीआई ने बोला सीज कर दो, ठीक है, तो डिपॉजिटर ने रिकवर करने के लिए अपना डिपॉजिट इमीडिएटली क्लेम किया बैंक में फॉर द एंड क्लेमिंग द बैंक वॉज अनेबल टू ऑनर इट ड्यू टू इट्स क्लोजर। तो जो चेक था उसको ऑनर ही नहीं किया बैंक ने, क्लेमिंग दैट कि अभी बैंक जो है क्लोजर के ऊपर अंडर है तो वो नहीं करेगा। Then the bank however contested that it was under directions of RBI and a moratorium has been imposed, hence it was not in position to release the amount। moratorium वो पीरियड होता है जहाँ पे जो थोड़ा सा पीरियड मिलता है बैंक को कि अभी स्टेबिलिटी मेंटेन कर लो, अदरवाइज नहीं की तो सीज करना ही होगा, ठीक है। तो उस मोमेंट में आरबीआई जो भी बैंक अगर किसी को मोरेटोरियम पीरियड मिलता है तो उस दौरान वो कुछ भी अपनी जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उन्हें पूरी नहीं करता। तो यहाँ पे यही बोला गया, उसने कंटेस्ट यही किया कि डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई एंड, ठीक है, उस बैंक ने बोला कि वो डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई के अंडर है अभी एंड उसको मोरेटोरियम पीरियड मिला हुआ है, हैज़ बीन इम्पोज्ड, हेंस वो अभी पोजीशन में नहीं है टू रिलीज द अमाउंट। तो लीगल इशू क्या था? whether the depositor is entitled to an immediate refund of the money after the bank is prohibited from carrying on banking business under RBI direction। बंद हो जाने के बाद भी अब क्या बैंक जो है वो अब उसके बाद के डिपॉजिटर एंटाइटल्ड है कि वो अपना इमीडिएट फंड रिकवर कर सकता है फ्रॉम द बैंक। सेकेंड चीज़, वेदर द आरबीआईज एक्ट एंड इट्स पावर्स ओवरराइड द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। अगर ऐसा है तो फिर तो ओवरराइड हो गया ना, जो कंज्यूमर का राइट होता है, कस्टमर का राइट होता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है बैंक और कस्टमर की, उसको ओवरराइड कर दिया आरबीआई एक्ट ने एंड इट्स पावर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्वेश्चन में थी। हेल्ड बाय द कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया इन द फेवर ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, स्टेटिंग दैट कि जो डायरेक्टिव थी ना, डायरेक्शन जो आरबीआई ने दिए थे, डज नॉट नलिफाई द लाइबिलिटी जो कि बैंक की थी टू रीपे द कस्टमर्स डिपॉजिट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। आरबीआई ने जो कहा है उससे ये नहीं होता कि जो तुम्हारा पहले से जो ड्यूटीज़ तुम्हें फुलफिल करनी थी, तो जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स द डिपॉजिटर्स वो तुम नहीं फुलफिल करोगे, ठीक है, वो तो ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से तुमको करना ही पड़ेगा। नाउ इवन इफ ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड, जो सिविल लाइबिलिटी होती है ऑफ द बैंक कंटिन्यूज,
Then RBI's power under the Act are meant for regulatory control, but they do not eliminate private rights and remedies of depositors. RBI की जो powers होते हैं under this Act वो regulate करते हैं control को, लेकिन वो eliminate नहीं कर देते कि कोई private right अब नहीं act कर पाएगा या फिर remedies नहीं मिलेगी depositors को. Key principle क्या था laid down in this कि regulatory action जो होता है इज़ नॉट इक्वल्स टू लाइबिलिटी एक्सटेंशन, कि अगर आपके ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शन इम्पोज हुआ है तो अब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. तो RBI's एक्शन टू सस्पेंड द बैंक्स ऑपरेशन डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ कस्टमर्स टू क्लेम देयर डिपॉजिट्स थ्रू प्रॉपर लीगल रेमेडी. देन सेकेंड इज सिविल रेमेडी सर्वाइव. यहाँ पे बोला गया है कि इवन इफ जो RBI उसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चालू कर रखा है तो कस्टमर जो है वो फिर भी फाइल कर सकता है सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू. ठीक है, तो सिविल रेमेडी सर्वाइव करती है. Third is RBI Act and public interest. So while the RBI Act grants powers to protect the banking system, RBI Act में powers दे रखे हैं कि banking system को बचाया जा सके, ठीक है, and public interest जो है उसको भी maintain किया जा सके, ठीक है. तो it cannot override the individual contractual rights unless expressly stated. तो वो तब तक override नहीं कर सकता individual contractual right जब तक expressly state नहीं किया जाए. सिंपल चीज़ कि RBI एक्ट एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो साथ साथ चलेगा, ओवरराइड नहीं करता है अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड. रेलेवेंस अंडर RBI एक्ट 1934. यहाँ पे री करा गया लिमिटेड स्कोप जो है RBI की पावर्स का उसको री किया गया. सेकेंड चीज सेक्शन 36 जो है पावर टू गिव डायरेक्शंस टू बैंक्स डज नॉट बार द सिविल एक्शन जो डिपॉजिटर्स ले सकते हैं अगेंस्ट द बैंक. ठीक है, रेमेडीज ले सकते हैं वो चाहे तो. थर्ड, बैलेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन. जो पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन है उसको बैलेंस करता है विद द इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन. ठीक है, दिस इज इट. अब यहाँ पे कंक्लूजन देख लो. दिस केस इज अ लैंडमार्क प्रेसिडेंट. यहाँ पे RBI की जो रेगुलेटरी पावर्स है अंडर द RBI एक्ट 1934 उस वो बोला गया है कि कैन नॉट एक्सटिंग्विश द कस्टमर्स राइट टू रिकवर देयर डिपॉजिट्स थ्रू सिविल कोर्ट. वो जा सकते हैं सिविल कोर्ट में रेमेडी लेने के लिए. इट सर्व्स एज द कॉशन अगेंस्ट मिसयूज और ओवर रीच ऑफ RBI's पावर प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ स्मॉल. अब क्यों दिया है ये राइट कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हो, ताकि आप कॉशन रख सको अगेंस्ट द मिसयूज और ओवर रीच द RBI पावर्स, प्रिजर्विंग दिस राइट्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स इवन इन टाइम्स ऑफ बैंकिंग क्राइसिस.